हेलो बच्चों, आई एम ब्रजेश मिश्रा पीजीटी बायोलॉजी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल बायो पढ़ो। बच्चों, 12th क्लास का एक चैप्टर चल रहा था हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। हम उसको बहुत हद तक ख़त्म कर चुके थे। अब उसका लास्ट बस 3 स्टेप रह गए थे, तो 3 स्टेप को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा दी एंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 बाय 1 3 स्टेप हो चुके थे। इसमें 4th स्टेप अब हमें देखना है कि 4th स्टेप क्या था। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले में क्या था, रिकॉम्बिनेंट जो हम बनाते हैं उस तरह से। तो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। इंसर्शन का मतलब होता है उसमें जोड़ना, इंसर्ट करना। ठीक है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल एंड ऑर्गेनिज्म। इसमें बेटा कुछ भी नया नहीं है, मैं पहले बहुत बार इसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन स्टेप है तो उसे हमें इंक्लूड करना ही होगा। कि बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको आप अपने होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म में किस तरह से आप उसे ऐड करते हैं ताकि उसे मल्टीप्लाई कर सकें। अब जैसे कि बात आती है कि जैसे आपका ई कोलाई है, होस्ट सेल है, ठीक है, या फिर आप इसे होस्ट ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, बैक्टीरिया है इसमें। तो अगर आप इसमें एक एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप उसे इंसर्ट करने के बाद आप ये चेकआउट करें कि ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक उस पेट्री डिस्क में या फिर उस मीडियम में। ठीक है, अगर आप एम्पेसिलिन यूज़ करेंगे और जो बैक्टीरिया की कॉलोनी अगर सर्वाइव कर जाती है, इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज हैं, और जो नहीं कर पाती हैं वो क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी है। और ये जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन, जो कि एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है आपके इस पॉइंट में, तो वो क्या काम करेगा, वो वहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा। तो बेटा आपने देखा इसमें कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें ये था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कैसे इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल में। होस्ट सेल में इंसर्ट करने के बहुत सारे मेथड थे, जैसे कि मैंने बताया था जीन गन मेथड है और बम्बार्टमेंट मेथड है, ठीक है, और आपका आइस वाला था, हीट शॉक आइस मेथड वाला था। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, उनके थ्रू हम उनको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है इसमें जो नेक्स्ट है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। कोई भी हम ये काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका एक पर्पस फिक्स होना चाहिए। पर्पस ये फिक्स होता है कि हाँ हमें इससे ये मिलने वाला है। हम इतने तामझाम क्यों करेंगे बेटा, देख रहे हो गर्मी इतनी भयंकर है कि बस क्या बताएं, मुबारक हो सभी को गर्मी। हाँ, तो बात इस पर आते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसका क्या फाइनली रिजल्ट आने वाला है या क्या प्रोडक्ट आपको हासिल होगा, आप उसको ध्यान रखते हुए काम करते हैं। आपने जो फॉरेन जीन या फिर जो एलियन डीएनए आपने जो यूज़ किया है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका अल्टीमेट एम ये है कि उससे मिलने वाले प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल होने चाहिए। जैसे एंटीबायोटिक हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, एंटीबायोटिक, प्रोटीन और एंजाइम्स, ये सब के सब क्या है, एक तरह से उसके जीन के प्रोडक्ट हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही हैं? ये आपको मिलेंगी उस एलियन डीएनए से, उस जीन से, जो कि उसमें एनकोड करेगा और वो प्रोडक्ट आपको बना के देगा। इसके लिए कुछ मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि एनसीईआरटी में है, आपको उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, आप उधर देखें कि किसी भी इसका जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, उसका मेन क्या होता है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट को आपको रिकवर करवाना, आपको उसको ऑब्टेन करवाना। एक उसमें एक वर्ड आता है हेटेरोलोगस होस्ट। हेटेरोलोगस होस्ट का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूँ। हेटेरोलोगस होस्ट का मतलब ये होता है कि आप मान के चलिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी जीन खाली, मान लीजिए नीम है, एक प्लांट है, ट्री, उसमें अगर वो खाली वो एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन वो उसे अगर आप ह्यूमन में भी करवा सकते हैं तो वो हेटेरोलोगस होस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मतलब जो दूसरे में एक्सप्रेस ना कर सकता हो लेकिन फिर भी उसे उसमें अगर आप उसे एक्सप्रेस करवा पा रहे हैं तो वो हेटेरोलोगस होस्ट का काम करेगा। ठीक है, और इसके थ्रू, हेटेरोलोगस होस्ट के थ्रू अगर वो जीन एक्सप्रेस होने के बाद अगर प्रोटीन बना देता है तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेटा किसकी वजह से बनेगा? पहले तो वो अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखें तो जो कि नीम के पेड़ में खाली एक्सप्रेस हो रहा था, ह्यूमन के केस में तो एक्सप्रेस होगा नहीं।
आप उसे किसी न किसी हद तक आप उसे क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, आप उसे इंजीनियर्ड करेंगे। जब आप उसे इंजीनियर्ड करेंगे तो इंजीनियर करने के बाद आपने उसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा तो चेंज किया ना, और जो चेंज किया है उसी की वजह से उसका प्रोटीन वो बना पाएगा और एक्सप्रेस हो पाएगा दूसरे होस्ट में भी, जैसे आप हेटेरोलॉगस होस्ट का नाम दे रहे हैं। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ। हेटेरोलॉगस होस्ट क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आपका जो फॉरेन जीन का जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो एलियन डीएनए है, आपका जो नीम वाला जो जीन था, आप मतलब किस में उसे वो करवा रहे हैं, आप उसे एक्सप्रेस करवा रहे हैं ह्यूमन के केस में भी। ये जनरली एक सिंपल एक एग्जांपल था। फिर नेक्स्ट आता है कि जो आपका जो जीन प्रोडक्ट है, आप सपोज दैट ये मानिए कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए जो रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं उसके बाद रिएजेंट से क्या बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि जब रिएजेंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जो उसमें सबस्ट्रेट ये आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और एक तरफ क्या होगा, रिएजेंट कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप उसी में एक साइकिल इस तरह से बना दें कि अगेन एंड अगेन आपका फ्रेश मीडियम यानी कि फ्रेश रिएजेंट उसमें ऐड होता रहे, तो अगर वो ऐड होता रहेगा तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस आपको प्रोडक्ट मिलता रहेगा, अनस्टॉपेबल, यानी वो बिना रुके आपको प्रोडक्ट मिलता रहेगा। इसके लिए क्या होता है, ये चीज़ होता है, इधर देखें, फ्रेश ग्रोथ मीडियम फॉर लॉग फेज। आपको ये भी पता होगा जैसे बैक्टीरिया में या केस में या वैसे इस तरह का कंडीशन होता है उनका ग्रोथ फेज का। ये लैग फेज बोला जाता है, इतना ये लैग फेज बोला जाता है, ये लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला जाता है, और ये आपका स्टीडी और कैसा फेज बोला जाता है, स्टेशनरी फेज भी बोला जाता है। क्लियर हो गया? ये यहाँ पर बैंड नहीं होगा, ये यहाँ पर स्ट्रेट पैरेलल ऐसे पैरेलल ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसे हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं, किस वाले को, इसको। लेकिन मैं बात कह रहा हूँ लॉग फेज वाले की। लॉग फेज का मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूस, वो बराबर बनता रहे बनता रहे बनता रहे। उसके लिए आपको चाहिए फ्रेश ग्रोथ मीडियम, आप उससे लगातार सप्लाई करते रहें। इसके लिए एक मशीन यूज़ होती है बेटा, बायोरिएक्टर, अभी बताऊंगा मैं इसमें। तो बायोरिएक्टर क्या होते हैं कि बायोरिएक्टर में आप उसमें ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, सॉल्ट, सबस्ट्रेट, इनके कंसंट्रेशन और इनकी वैल्यू जो होती हैं उनको मेंटेन कर पाते हैं। जैसे आपको पता होगा पीसीआर एक टेक्निक थी, एक मशीन भी होती है, उसमें यूज़ किया जाता है। आप अलग से टेम्परेचर अगर मेंटेन कर रहे हैं जो भी, तो उसमें कुछ गड़बड़ होने की वजह से प्रोसेस हो सकता है काम ना करे। लेकिन मशीन में तो सब कुछ डेटा एकदम फिक्स रहता है ना, तो फिक्स होने के साथ में ये होगा कि ये इस तरह से काम इसका आप लगातार, उसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप उसमें मेंटेन होता रहेगा। जैसे कि टेम्परेचर भी ज़रूरी होता है इसके लिए। आपको पता है कि डीएनए का काम कर रहे हैं, आप जीन का काम कर रहे हैं, हो सकता है कि ज़्यादा होने पर वो डीएक्टिवेट हो जाए या फिर डीनेचर्ड हो जाए, तो उसको मेंटेन रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं। तो बायोरिएक्टर्स यूज फॉर दिस, ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन। बेटा आपके एनसीईआरटी में भी है, स्टीरर टाइप का टैंक ज़्यादा यूज होता है। मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ करके बना देता हूँ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत बुरा हाल हो रहा है। इस तरह से बेटा, जैसे आप एनसीईआरटी में डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये रॉड जैसा होता है और ये प्रोपेलर होते हैं, फोम ब्रेकर भी होते हैं। ऊपर की तरफ ये फोम ब्रेकर होगा। फोम ब्रेकर का यूज़ क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने कल्चर ग्रोथ यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर जब ये बार बार ये स्ट्रिल होगा, घूमेगा, तो घूमने के साथ में उसमें फोम बनेंगे। तो जो झाग बनता है उसको कौन ब्रेक करता है, ये फोम ब्रेकर बंद करेंगे, और ये इम्पेलर क्या होता है, उसको मिक्स करने का काम होता है। यहाँ पर एक ट्यूब होगी जो कि एसिड बेस पीएच मेंटेन करेंगे, क्योंकि पीएच बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर एयर प्रोवाइड करी जाती है, यहाँ से स्ट्राइल एयर बाहर निकल जाता है। इस तरह से पूरा ये आपका स्टीरर टाइप का टैंक यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। तो इसकी हेल्प से काम आसान हो जाता है। जीन प्रोडक्ट बनाने में हमें अलग अलग उसको ये ध्यान नहीं रखना पड़ता, पहले ही एक बार में सेट कर दो कि किस तरह से है, और उसमें कॉन्टिन्यूस ग्रोथ मीडियम आप उसे सप्लाई करते रहेंगे, तो वो फिर आपका जो जीन प्रोडक्ट है नॉर्मली आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप ये सोचें कि आप अलग अलग उसे करें तो उसमें प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है कि जो आपका जीन प्रोडक्ट अब बन चुका है, तो मार्केट में उससे अब लॉन्च करने से पहले, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एंजाइम्स है या प्रोटीन है, उसे आप मार्केट में उतार रहे हैं, तो उससे पहले क्या होगा,
उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेकअप होता है, उसको सेपरेट करा जाता है बायोरिएक्टर से, इसके से अलग करा जाएगा और उसे प्योरीफाई करा जाएगा। प्योरीफाई करने के लिए उसमें आप जानती हैं कि आप प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज़ उसमें मतलब उसको ज़्यादा दिनों तक ड्यूरेबल बनाने के लिए, उसको ज़्यादा दिन तक वो टिक सके, उसके लिए आप प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं और उसमें सेपरेट करके उसको वहाँ से अच्छे से निकाल के प्योरीफाई करा जाता है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद आपका ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट होगा वो फाइनल होगा और फाइनल होने के बाद आपको मिल जाएगा और फिर आप उसे मार्केट में निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारी लेबोरेटरी में काम, इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी जो लेबोरेटरी होती है उनमें इस तरह से प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है।